इजराइल की 2 मिसाइलें ना कि क्लस्टर म्यूनिशन था, वो आके इनग्रेस कर चुकी। लड़ियां होती है ना अपने यहाँ जलाई जाती है कि लंबी सी लड़ी लगा दी और टक 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 करके कई मिनटों तक। हाँ, बहुत देर तक यहाँ वो मिसाइलें जैसे लड़ी जल रही हैं। हम आपको उस घर में ले चलते हैं जहाँ की अंदर एक अलग ही विध्वंस का जो डिस्ट्रॉयड हो गया, बहुत किला डिस्ट्रॉयड है। मतलब वहाँ हम वहाँ खड़े हैं, बातचीत करें, हमने एक दो सवाल किए, तब तक साइलेंट। अश्वत्थामा को लेकर के इस तरह का उपयोग किया गया था कि अगली दूसरे साइड को या तो हथियार डालने पे मजबूर कर दें या उनके मोराल को डाउन कर दें। सेम हो गेम यहाँ भी आज भी चल रहा है। ईरान ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया है एक मिसाइल के उसमें। तो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन्स में वो हैं, पर्सनालिटी जिनकी की सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण लोगों में है ना। महिला आती हैं बंकर से बाहर और छत उनकी गई। पहला दिमाग में क्या थॉट आएगा कि अब सोएंगे कहाँ? और घर इकट्ठा किया है हमने ना। 2-3 रातें तो ऐसी थी कि जैसे लगता था कि आज तो बचना नहीं है कुछ भी। आज के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के वरिष्ठ सहयोगी मयंक सिंह जी, जो ईरान इजराइल युद्ध का आंखों देखा हाल लेकर के आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि युद्ध का जो उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, वॉर रिपोर्टिंग, वो अनुभव कैसा रहा, इजराइल में क्या हालात थे। वो करीब वहां तकरीबन 21 दिन रहे हैं। जब मिसाइलें गिर रही थी, जब ड्रोन आ रहे थे, तो वहां के क्या हालात थे, इन सब पर हम इनसे बातचीत करेंगे। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आंखों देखा हाल हमारे दर्शकों को बताइए, बिल्कुल कि वो तस्वीर उतर जाए आंखों में कि जब इजराइल में मिसाइलें गिर रही थी तो आपने क्या क्या देखा। मैं तो आपसे, बल्कि आपने सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं बताऊँ क्या, कि मतलब वो एंग्जाइटी बताऊँ, वो आम लोगों की कहानियां बताऊं, या उन फौजियों की भी कहानियां बताऊं जिनके चेहरे पे मैं मतलब एक सीरियसनेस की झलक भी देख के आ रहा हूं। उन बच्चों की कहानियां जहां बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, केयर फ्री हैं, उनको किसी से अंदाजा नहीं, क्योंकि माँ बाप की छांव है उनके सर पे, तो सुरक्षित हैं। मतलब बड़ी अजीब सी कहानियां हैं। कहानियां मतलब होली सिटी की कहानियां हैं। और अलग अलग स्ट्रेटजीज जो चल रही थी, मतलब चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन की हो, मिस इन्फॉर्मेशन की हो, या जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो भी आपको डरा रहे हैं कि वहां आप जाएं कि ना जाएं। अब जैसे कि वो बम फटा हुआ है, पता नहीं कौन सी गैस हो वहां पे। हालांकि वहां एक साइज चल रही थी कि मतलब वो पहले जो आईडीएफ आती थी, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स आती थी उनकी, वो पहले वो सैनिटाइज करती थी उस इलाके को, वो सब था। अब लेकिन शुरुआत यही कहूंगा कि एंग्जाइटी तो रही, क्योंकि बड़ा असाइनमेंट है ये, और जिम्मेदारी ये थी कि जो जमीन पे चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उस युद्ध का हिस्सा बन जाएं कि आप कहीं एक पक्ष ले लें कि आप फला पक्षधर हैं। वो भी नहीं होना है, क्योंकि आम आदमी के सामने अगर जो वस्तु स्थिति जो है वो यथास्थिति न डाल दें, वो आपके बात पे क्यों भरोसा करेगा। मतलब दुविधा तो आप समझिए ना उसकी। आपने बताया कि आपकी आंखों के सामने आपने देखा कि मिसाइलें गिरी हैं और आप वहां जाकर के लोगों के पास जाते थे जब लोग घायल हो जाते थे या उनके घर तबाह हो जाते थे। उस समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? उनका गुस्सा अपने देश के नेता के लिए है या ईरान के लिए था? तो 2-3 एक्सपीरियंसेस बड़े अजब से हुए। मतलब वो लोगों को भी लगेगा कि क्या है। एक महिला है, मतलब हालांकि हमने बात की इस पे पहले भी एक, लेकिन अभी अचानक से मुझे वो एक सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई एक महिला याद आ रही हैं, और वो अपने घर की तरफ खड़ी हुई हैं और नीचे देख रही हैं वो। और अचानक मुझे वो दिखी, तो हमारे साथ सचिन जो हमारे कैमरा पर्सन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा उनका नाम लेना यहाँ। नहीं, बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़ा ही मतलब जो रोल बड़ा उन्होंने योगदान किया होता है कैमरामैन का। पूरी जो स्थिति है उनमें उनका पूरा योगदान आधा से आधा है, 50% मानिए आप। तो वो महिला जब दिखी तो मैंने सचिन की तरफ देखा, मैंने कहा देखो घर का सामान खोज रही है वो। सचिन एक और महिला, अभी उसकी कहानी बताऊंगा मैं, एक और महिला की तरफ थे, उन्होंने उन पे पूरा केंद्रित किया, और महिला काफी लंबे समय तक वहां खड़ी रही। आप समझिए वो एक तरह से ट्रॉमा में आ गई मतलब होंगी। किस शब्द को यूज करूं कि वो क्यों वहां खड़ी हैं। वो स्टन्ड हैं या इमोशनली इतनी चार्ज्ड अप हैं कि वो स्टिफ हो गई हैं। मतलब मैं किस तरह से उसको बोलूं। और उसके पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था, नाराजगी वाला, जो आपने बोला ना, एक्चुअली नाराजगी वाला। उसी के घर के एक बगल का घर है, और ये इलाका डिमोना है, जो सामरिक तौर पर इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां इजराइल की है।
उससे 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे, और ईरान ने यह बोला था जब उसने मिसाइलें दागी थी कि हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आपने हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पर अटैक किया था। हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हम वहाँ भागे भागे पहुंचे हैं सब लोग, तो अच्छा ये था कि हमारे पास अच्छे जो टैक्सी वाले थे वो बड़े मददगार, वो पूछते पूछते, क्योंकि हिब्रू है, अमूमन इंग्लिश के टूटे फूटे शब्द जान जाते हैं, बट आप जैसे बाहर निकलना शुरू करते हैं हिब्रू की महत्व बढ़ जाती है, वो जो हमें आती नहीं है। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। और जब हम देखें तो बाहर जो घर के जो सीरीज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे लगा यार बम नहीं फटा होगा, हमें गलत इन्फॉर्मेशन है क्या ये। हम आगे भागते जा रहे हैं क्योंकि मन में ये है कि पकड़े, जल्दी से पकड़ लें उस जगह को, है ना, पहले जाना है, अच्छा दिखाना है, मतलब बहुत सारे भाव हैं दिमाग में एज अ रिपोर्टर जी। और कैमरा मैन पर्सन अपना वो वेट लिए हुए भागे जा रहे हैं, उनको अपना विजुअल पिक करना है। चलिए मयंक जी, तो हम पूछ रहे हैं भाई ये कुछ हुआ है क्या? तो एक आदमी बोला नहीं आगे जाइए। एक आदमी ने बाएं दिखाया, फिर आगे गए, 2 पुलिस वाले मिले, तो वो इशारे से उसने बोला ऐसे, एज इफ उसके दिमाग में था, दुविधा में था कि उसको बताऊं कि ना बताऊं, बट समहाउ ही टोल्ड। तो हम जब आगे बढ़ना शुरू किए तो जो डिस्ट्रक्शन के जो वो थी एविडेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, 1 टुकड़ा, 4 टुकड़े, 10 टुकड़े, एंड सडनली यू सी एक पूरा सर्कल है, और जैसे होता नहीं है कि मतलब एक वेव निकली हो और उसे सब धराशायी कर दिया हो। हम अंदर घुसे तो मैं खड़ा, सचिन कहते हैं सर शुरू हो जाइए, मतलब बात करना शुरू करिए, बोलिए। तो मैंने कहा यार क्या बोले, अभी तो हम देख रहे हैं सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें एक आयरन का एक लंबा सा वो पड़ा हुआ है, वो मिसाइल के टुकड़े थे। वो मिसाइल का नहीं था, वो शायद कहीं से उड़ के कोई और छत वत का टुकड़ा था वो, लेकिन वो आयरन का बीम टाइप लग रहा था वो। तो हमने शूट करना स्टार्ट किया, एक इंटरनेशनल मीडिया वाले सामने खड़े थे, और बाईं तरफ हमने देखा, जो मेरा सामने ऐसे देख रहा हूँ, और बाईं तरफ हमने देखा कि एक घर है, उसकी स्थिति मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तभी मुझे एक वहां से महिला आती हुई दिखी और हम उसको शूट कर रहे हैं। वो महिला आते हुए दिखी, पहले उसने इधर देखा उधर देखा, फिर वो हम पे फूट पड़ी अपनी भाषा में, हिब्रू में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो आप भाषा तो समझ नहीं रहे, लेकिन चेहरे का भाव समझ में दिख रहा है आपको कि उस महिला के चेहरे पे गुस्सा है आपको लेकर के, और वो आपकी तरफ वो मुखातिब हो रही है। सो सडनली हम उसके पास जब पहुंचे उन लेडी के पास, आई कुड मेक आउट कि वो ज्यादा नाराज होगी, इससे मैं खुद ही उनके आगे तरफ बढ़ा कि अगर नाराजगी है उनकी तो तुरंत हम पे वो बोल दें जितना बोलना है। जब मैं आगे बढ़ा तो आई इमीडिएटली आई टोल्ड मैम आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उनके चेहरे पे देन शी स्टार्टेड यूजिंग, उन्होंने अंग्रेजी भाषा स्टार्ट की, उन्होंने यूज करना, व्हाई आर यू टेकिंग शॉट्स, व्हाई आर यू फिल्मिंग दिस प्लेस, यू नो डोंट यू सी माय हाउस इज डिस्ट्रॉयड। आई कुड अंडरस्टैंड कि वो गुस्सा एक्चुअली गुस्सा ये नहीं है कि मतलब हम क्यों शूट कर रहे हैं, वो गुस्सा यूं है उनका घर मेरा घर टूट गया भाई, मैं क्या करूं, मैं रात में सोई हूं इस घर में और अब मैं कहां सोऊंगी मैं। सही बात है। ये आप तो अंदाजा सोचिए ना कि आप रात में छत वाले थे, ये तो निर्दोष और मासूम लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, हम कह सकते हैं ना। भारत में तो कहा जाता है कि जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में एक हिस्सा ये है कि आपकी जिस दिन छत बन जाती है। सही और बात यहाँ है। वो छतें हम देख रहे थे जो छतें टूट रही थी, बिखर रही थी। मतलब अभी एक मैं कहानी सुनाऊंगा कि नई शादी, नया बच्चा और घर गया, वो कहानी अभी सुनाऊंगा, लेकिन अभी पहले इन महिला का, क्योंकि ये महिला का जो भाव है ना वो बहुत कुछ बयान करता है कि कैसे एक इंसान दबा हुआ है। जब मैं समझ गया कि इनकी नाराजगी एक्चुअली हमसे नहीं है, उस दुविधा से जो खुद पे वो उन पे जो समझ नहीं पा रही है कि उनका घर क्यों टूटा, क्यों गुस्सा करें या गुस्सा निकाल दें किस तरह से, जो दुख है उसको एक रास्ता दे दें। वो मैं समझ गया था, तो मैंने उनको पूरा मौका दिया। हम सुनते रहे, अल्टीमेटली वो कूल डाउन हुई। देन शी सेड, यू नो माय फादर केम फ्रॉम इंडिया 40 years बैक। फिर मैंने उनसे कहा, फिर कुछ नहीं बोला, मैं उनको देखता रहा ऐसे। मैंने कहा मतलब एटलीस्ट और निकल आया इनके मुंह से जितना भी है। देन शी सेड, वुड यू वांट टू टॉक टू माय फादर। और हम उन्होंने बोला आप उस तरफ से आइए। शी डिड नॉट वांट अस टू क्रॉस दैट जो डिस्ट्रॉयड हो गया था, डिस्ट्रॉयड है, मतलब वहाँ मेटल्स के टुकड़े पड़े हैं, सारी चीजें पड़ी, तो वो शायद हमारे पाँव में भी धंस जाता ना। हमें तो नॉर्मल शूज है, नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा आप उस तरफ से आइए, और उस तरफ वो मेन क्रेटर है, बड़ा क्रेटर। अब भाई देखिए, एक जर्नलिस्ट के लिहाज से हम सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से वॉइस मिल गई है, अब तो भाग के गए हम वहाँ, भागे गए
तो एक और व्यक्ति खड़े हैं, वो भाई हैं। तो जो पिता हैं बीच में बुजुर्ग वर, वो बिटिया हैं और उनके वो भाई हैं। अब सुनिए, हम वहाँ खड़े हैं, बातचीत करें, हमने एक दो सवाल किए, तब तक सायरन ये कहता है या ये संदेशा है आपको कि भाग जाइए। तो ये सायरन क्या सार्वजनिक स्थानों पर लगे होते थे या घरों में, सब घरों में लगे हैं? किस तरह से सरकार अलर्ट करती थी कि ईरान से मिसाइलें आ रही हैं, आप सुरक्षित हो जाइए? उसका एक पूरा सिस्टम है और ये बहुत, इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी हमें वो सिस्टम, क्योंकि जो जानें बच रही हैं वो 2-3 कारणों से बच रही हैं। पहला ये कि एक सिस्टम की आपको पहले ही उन्होंने चेता दिया कि मिसाइल आएगी, आपके पास कुछ वक्त है, आप जाइए। दूसरा ये कि जहां जाइए वो स्थान सुरक्षित है। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि व्यक्ति जो लोग हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं उस पूरी साइज सायरन को, कि भागना है, एक्चुअली भागना है। और वो इसी वजह से जाने बची हैं। जो अमूमन ऑफिशियल फिगर आया वो 21 का आया है ना जी, इस वजह से जाने बची है। और जिन 4 लोगों को हमने, एक जगह ऐसा है जहां 4 लोग घायल हुए, वो यूं घायल हुए कि वो वीडियो बना रहे थे मिसाइलों के गिरने का। मतलब लोगों का आप सोचिए ना, सोच है कि उनको चाहिए वो फ्लैश, वो डिस्ट्रक्शन, वो चाहिए वो दुनिया को दिखाना भी चाह रहे हो। हाँ कि मैं भी हूँ, हाँ, देखो। और ये कि देखो ये मिसाइलें ईरान से आ रही हैं। हाँ सोशल मीडिया पर तो इस तरह के कई विजुअल्स हमने देखे। करेक्ट, और उसमें से कौन फेक है कौन रियल है ये बता पाना मुश्किल था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। क्योंकि वॉर में हम देखते हैं कि कई बार आप मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बहुत स्प्रेड बढ़िया, होती है wonderful। कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। आपने जो बात बोला कि युद्ध के जो कुछ तरीके हैं उनमें से एक ये भी तरीका है, महाभारत में अश्वत्थामा को लेकर के इसी तरह का मिस उपयोग किया गया इन्फॉर्मेशन, था बिल्कुल। कि अगली दूसरे साइड को या तो हथियार डालने पे मजबूर कर दें या उनके मोराल को डाउन कर दें। और सेम वो गेम यहाँ भी आज भी चलता है। हम महाभारत की जो कहानी सुनते हैं, जो चीजें हैं, वो यहाँ चरितार्थ हो रहा था। उदाहरण हुआ यूं कि हम जब पहुंचे तो खबर उड़ चुकी थी कि ईरान ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया है एक मिसाइल के उसमें अटैक में, कि उनकी जानकारी किसी वजह से लीक हुई, एक जर्नलिस्ट की वजह से, और उनपे बाकायदा अटैक हो गया। ये हमने भी काफी देखा सोशल मीडिया पर, और ये कई दिन चला, 2-3 दिन चला। और नहीं, उस बीच में नेतन्याहू नजर भी नहीं आ रहे थे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थे, तो ये र्यूमर को काफी हवा भी मिली। फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो नेतन्याहू के बारे में ऐसी खबरें उड़ रही हैं, और वो कैसे नजर आया? एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि सडनली तीसरे दिन या चौथे दिन वो वीडियो पे आए। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि एक कॉफी हाउस गए वो हरे रंग का कप है, सफेद रंग का उस पे फ्रॉथ है और वो लगा हुआ है, और ब्राउनिश कॉफी पड़ी हुई है, उसको लेके ऐसे करते हैं एंड वो अपना हाथ दिखाते हैं, फिर उसको कॉफी उठाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरी छठी उंगली नहीं है, देखो। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये पूरी तरह पता था कि मेरे नाम पे एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, और उनको बताना पड़ा और कि वो आना है दुनिया में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो आप जानकारी और सूचना का उपयोग, गलत उपयोग या सही उपयोग, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये कि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं देखिए मैं आई एम ये वो, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा फिंगर, ऐसे करके वो ही इज टॉकिंग टू पीपल। और जब वो उन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत अच्छा थॉट आया, लोग मतलब हमारे यहाँ हम सब आपस में डिस्कस किया टीम ने कि चलो वहां से हम करेंगे उसको। तो ये खबर टाइम्स नाउ भारत पे सबसे पहले ब्रेक हुई थी, आपने ही ब्रेक की और किसी को शायद हाँ। उसके बाद अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी उन लोगों ने किसी को। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये आप लोगों को बताया गया था कि नेतन्याहू जी यहाँ पे जाएंगे कॉफी पीने, आपको इन्फॉर्मेशन थी? ये इन्फॉर्मेशन तो छुपा के रखी थी क्योंकि भाई वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन्स में वो हैं, पर्सनालिटी जिनकी की सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण लोगों में है ना, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में फिलहाल। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई, वो वीडियो दिया गया, क्योंकि उनको एक पूरी जानकारी को खत्म करना था, जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, एक्चुअली काटना था उसको जानकारी को। तो जब हो गया तो सफात करके वो कैफे का नाम है, और वो बेत समेश इलाके में है, जो कि तेल अवीव और जेरूसलम के बीच में पड़ता है। बेहद खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर ऐसा रखा हुआ है वो इलाका पूरा, जैसे वो फ्लैट वो है पहाड़ी, चारों ओर 400-500 गाड़ियों की पार्किंग, एक छोटा सा कॉफी, बहुत साफ सुथरा सा पतला सा 2 रो है, मतलब एक वॉशरूम्स की रो है, 2 वो है, और एक
पतला सा कॉफी का हुआ है और सामने कुर्सियां रखी हुई हैं, बेहद खूबसूरत। मतलब पीएम एक छोटे से कैफे में चले जाते हैं और चारों ओर जो है नज़ारा पूरे पहाड़ से इर्द गिर्द का नज़ारा है, इतना खूबसूरत हो। तो हम गए वहां पे और लेकिन सिक्योरिटी ने पहले ही सब कुछ बंद करके रखा हुआ था। और एक दिन पहले भी, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं, ऐसा मानिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट कर रहे हैं और वीडियो बनेगा, इसका मतलब कुछ वक्त गुजारेंगे, तो उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ये जानकारी फैलती है तो दुश्मन किस तरह से उपयोग करेगा या वहीं पे रह रहे लोग कैसे उसका उपयोग करेंगे, तो वो बाकायदा सिक्योर था। हमने कोशिश की पहले तो मना हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, हम चलते हैं, जमीनी तौर पर जाएंगे, देखेंगे क्या होगा, मना हो जाएगा, देखा जाएगा। और टैक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस स्थिति में। हम सफात पहुंचे तो हमने देखा कुछ लोकल मीडिया जो इजराइल के लोग हैं वो वहाँ पहले ही खड़े हैं, उस कैफे के सामने, 4-5 लोग, हाँ, उस कैफे के 4-5 लोग, बिल्कुल। अंदर जाना मना है आपका। अब आप दुविधा में हैं कि वो पीछे वो है, तो वो बोर्ड लगा हुआ है, सफात दिख जाएगा आपको कैफे, बट क्या यहीं से वापस जाना है? क्योंकि भाई इतनी मेहनत, इतना, और आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं, और पैसा उसका एक हिस्सा है। सोचिएगा, कवरेज का हिस्सा एक इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियली आपको बहुत चीजें प्लान करनी है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती हैं, और एक प्लानिंग, और दूसरे देश में आपको दूसरी भाषा, और युद्ध के समय में, हाँ, युद्ध के समय में जब डिफिकल्टीज है। आप तो कह रहे थे कि सड़कें सुनी थी, तो उस समय आपको टैक्सी वैक्सी कैसे मिलती थी, कैसे अरेंज करते थे ये सब चीजें? इसको प्रतिभा जरूर पूछिएगा। ये पहले सफात वाली कहानी, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है ये। हम जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो जो कॉफी का मैनेजर है, मालिक है, जो चला रहा है, वो अभी सर्विस में है, वो मिलिट्री सर्विस में है अभी। उनके एक सहयोगी हैं जो हिस्सा है कॉफी हाउस के, सर्विंग और उन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, तो वो मैनेज कर रहे थे। उन्होंने बोला रुक जाइए आप थोड़ा सा, तो हमने बोला कैन वी गो इनसाइड? ही सेड नो, इट्स नॉट अलाउड। तो हमें लगा ये तो बड़ा गड़बड़ जाएगा, फेलियर है एक तरह से, हमको जाना है अंदर। हम जब इन जो व्यक्ति थे उन्होंने आपको बताया, अपने आप का नाम बताया कि मिस्टर ए। उन्होंने, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ, अमूमन अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, एंड ही वाज इन मतलब सर्विंग सोल्जर है वो, तो उन्होंने मास्क वास्क लगाया था और वो बाकायदा बात कर रहे थे। उन्होंने बात करना शुरू किया, तो हमने उनसे जब पूछा कि ये क्या सही है क्या, तो वो यहाँ आए थे, तो ही सेड नो नो, ही वाज हियर एंड ही स्पेंट 25 मिनट्स, ही हैड हिज कॉफी, ये वो करके उन्होंने अपना पूरा वो थोड़ा चार्जअप हो गया। जब उन्होंने पूछा वो वाकई यहाँ आए थे, पीएम के आने से वो खुश हो गए। हाँ, तो हमने पूछा कि लेकिन ऐसा चल रहा है वीडियो, उन्होंने दैट्स ऑल रॉन्ग, ही इज 100% अलाइव, ऐसे करके उन्होंने पूरा नकारना शुरू किया पहले चीज़ों को। सो व्हेन ही अंडरस्टूड कि मतलब हम में कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, एंड वी आर नॉट बीइंग, मतलब किस तरह से नकारात्मक तरीके से हम नहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ों को, हमने बोला कि प्लीज अलाउ अस टू गो इनसाइड, बिकॉज दिस होल इंफॉर्मेशन विल बी सीन बाय ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल। सो ही उन्होंने थोड़ा सोचा विचारा, उन्होंने कहा गो। फिर उन्होंने अपने जो साथ में थे उनको बोला, अंदर से सबको हटा दिया गया, जो लोग वहाँ थे ना सर्विंग के लिए, और सारे सब कुछ क्लियर करके फिर हमको भेजा गया। और फिर तब वो वीडियो निकल के आया, और हमने सुना है कि वो बहुत सारे लोगों ने अपने बिल्कुल अपने चैनल के जरिए देखा, बहुत सारे लोगों ने। मयंक जी, आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ कैसे मिल रही थी कि यहाँ पे ड्रोन हमला हो गया, इस इलाके में मिसाइल गिरी है? ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे? कोई एजेंसी आपको हेल्प कर रही थी या कोई स्थानीय लोग कर रहे थे? स्थानीय लोग, सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय लोग, इसको बिल्कुल आप पहले से वो करिए। उनका अपना एक गवर्नमेंट प्रेस ऑर्गेनाइजेशन करके है, वो भी एक जानकारी देती है। हालांकि और एक और चीज़ है कि वो आपको परमिशन भी वही देते हैं कि सरकारी तौर पर आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, वो एक आपको कार्ड इशू कर देते हैं, और जाने से पहले आपको अप्लाई करना होता है वहाँ। तो उसकी मियाद होती है कि 30 दिन का वो है कार्ड है, 60 दिन का कार्ड है या 90 दिन का कार्ड है, वो इशू होता है। तो आम आदमी बहुत मदद करता है इसमें कि वो वी वर हियरिंग फ्रॉम दैट एरिया, आई रेड, हमने ये सुना है कि वहाँ से इलाके, आपको जो नाम है रेशों लेजों, बेत समेश या रमतगान, आपके लिए बिल्कुल नया है ना। आपको तो ये सब नाम याद भी हो गए। हाँ, इजराइल के भाग रहे थे शहरों के नाम, सड़कें नाप रहे थे जो अपनी भाषा में बोलते। तो सबसे ज्यादा हमले ईरान की तरफ से जो पलटवार हो रहा था इजराइल पर, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? रमतगान। वो इलाका कैसा हमारे है? सामने जो बहुत सारी जो अटैक्स हुए वो रमतगान इलाके में बहुत हुए। वो क्या पहाड़ी इलाका, किस तरह का इलाका है? तो पहाड़ी, बट अमूमन जो चीजें मानी जाए, वहाँ धार्मिक लोग बहुत रहते हैं, और अब वो धार्मिक लोगों को टारगेट कर रहे थे या करते, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये वो इलाका
डेटा स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हमारी ग्राउंड कवरेज रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से रमतगान मोस्ट अफेक्टेड इलाका था कि मतलब अमूमन वहाँ एक दो रोज कुछ ना कुछ मिसाइल गिरी रही थी। और हम जब गए हैं तो आप, ये बड़ी अजीब सी कहानी है, यहाँ भी वो कहानी है। अरे वो गुस्सा आपने स्टार्टिंग में पूछा था, रमतगान का एक इलाका और एक घर पे सबसे छत पे आके मिसाइल गिरी है, 2 बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है मिसाइल के कारण, और दोनों 70 से ऊपर, ऑलमोस्ट 80 के आसपास। इसलिए क्योंकि वो भाग नहीं पाए, मतलब उनकी जो हालात हैं, वो भाग नहीं सकते थे, शेल्टर में जा नहीं सकते थे, वो भाग नहीं पाए। ठीक है, हमने वो कर लिया, मतलब बातचीत हो गई दिन में, हमने फिर वहाँ से हमने लाइव दिया, हम लोगों ने अपने लोगों को। फिर शाम को हम फिर वहीं गए लाइव देने, और वहाँ से करीब 400-500 मीटर दूर बड़ा डिस्ट्रक्शन थोड़ी देर पहले, और वहाँ पे वही एग्जैक्टली सेम चीज़ कि वो महिला आती हैं बंकर से बाहर और छत उनकी गई। पहला दिमाग में क्या थॉट आएगा कि आप सोएंगे कहाँ? सोएंगे कहाँ? नहीं, घर किसी का और घर इकट्ठा टूटना किया है आप हमने समझ रहे हैं, ना, ताना बाना जो घर का आपने इकट्ठा किया है, एक रात सोने की बात नहीं है, दिन का पूरा जोड़ आपका करके, घर आपका, तो आपका सब कुछ होता है। नष्ट हो गया। तो पिता, बेटा, माँ, वो तीनों बहुत देर से लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रहा है, मलबों सामान को हटाने में हटाने। मलबा कर रहे हैं, और यहाँ 6-7 मीडिया, ग्रीक के वाले मीडिया, इटली के मीडिया वाले, हम खड़े हुए हैं। एंड जिस तरह से वो, हाँ मतलब जो स्टिफ मूवमेंट होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, अगर वो रीड कर रहे हैं आप, तो आपको समझ में आ जाएगा वो महिला मतलब गुस्से में है। थोड़ी देर बाद वो पैर पटकते हुए वो बाहर निकली, एंड शी केम एंड स्टार्टेड शाउटिंग ऑन अस। अब हमारी दुविधा सोचिए कि हम उसको शूट करें कि ना करें। हमको दिखाना है, और क्या दिखाना है हमको सोचना पड़ेगा ना। हम सब ने डिसाइड किया कि जितना हमारे पास विजुअल आ गए हैं बहुत है, पर्याप्त है वो। अब वो महिला हमसे नाराज हैं, तो हम शांत होके, हमने जैसे एक होता नहीं सोखते की तरह, उनकी नाराजगी को झेल, सोखते की तरह हम खड़े हो गए कि आप बोल लीजिए जितना बोलना है। हमने और सचिन ने निर्णय लिया कि हमारे पास विजुअल्स काफ़ी हैं, एक लाइव तुरंत हमारे यहाँ क्या हुआ कि लाइव हो गया हमारे यहाँ। हम वहाँ से हट गए, तो एटलीस्ट हमने ये सोचा कि उनका गुस्सा तो चलो निकल आया, बट अभी चलिए यहाँ से। अब गुस्से की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जब लोग भाग रहे थे बंकरों में, जब ये सायरन बजते थे, तो वो गुस्सा आपने वहाँ, जो मैंने पहले भी पूछा था कि नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा था लोगों में, अपने लीडरशिप के खिलाफ, या नाराजगी ईरान को लेकर या ट्रम्प को लेकर, ऐसे कुछ आपने देखा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो मुल्क जो है वो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस वाला मुल्क है, और वॉइसेस हर तरह की वहाँ पे हैं। प्रो वॉइसेस हैं, एंटी वॉइसेस हैं, एंटी वॉर वॉइसेस हैं। अच्छी बात यह है कि एंटी वॉर वॉइसेस भी बहुत एंटी वॉर वॉइसेस सुने आप? मुखर हैं वहाँ पे। हाँ, हबीमा वाला मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा अभी। हबीमा स्क्वायर है, जैसे अपना जंतर मंतर है भारत में, कि लोग अपनी आवाज़ रखते हैं सरकार के खिलाफ, जो अगर उनको कुछ कहना है तो वो बयान वहाँ आके देते हैं या बैठते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है। एग्जैक्टली वहाँ होता है हबीमा स्क्वायर पे। तो ये तेल अवीव में है, हबीमा स्क्वायर। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बड़ा वो पार्क नुमा है, वहाँ परिवार अमूमन भी आके बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, और ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, नीचे कम्युनिटी बंकर है, बहुत बड़ा बंकर है। मानो लोगों ने अपने घर बसा लिए हैं उन बंकर्स में। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे बंकर्स, कितने बंकर बनाए हुए हैं घर वाले लिहाज से लोगों ने, क्योंकि अब लंबा समय रहना पड़ रहा है ना। यहाँ तक कि लोगों ने टेंट खरीद के डाल दिए हैं कि भाई मेरा छोटा सा घर ये। 2023 से इजराइल में आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, कभी कुछ ना कुछ अटैक चल ही रहा है। तो हबीमा स्क्वायर वाला जो हम लोगों ने कम्युनिटी वो किया था ना, जैसे हुजूम आता है, बंकर सायरन बज गया है, और जब दूसरा मैसेज आता है कि अब सुरक्षित हैं आप, हुजूम निकलता है। लोकल मीडिया ने वहाँ परमानेंट कैमरे बेस कर दिए हैं, सिर्फ उसी को दिखाते हैं वो, कि मतलब जो और सरकार ने सेकंड लेयर ऑफ बेसमेंट, थर्ड लेयर ऑफ बेसमेंट बंकर्स में बने, बंकर्स हैं वो। तो ये बंकर्स पूरे शहर में दिखते हैं। ये हाँ। क्या जैसे मेट्रो स्टेशन, इन सब को भी बंकर की तरह इस्तेमाल करते हैं? पूरे तरह से बंकर्स हैं, मतलब सरकार, आम जनता को पता होता है कि सबको अंदाजा है, और ये हिदायत है कि अगर किसी का भी बंकर है वो, तो सबको ओपन होगा वो। जैसे होटलों के बंकर अमूमन बड़े हैं, या बड़ी बिल्डिंग के बंकर बड़े हैं, तो सबको हिदायत है ये कि सबके लिए खोला जाएगा बंकर, किसी को रोका नहीं जाएगा।
तो ये हबीमा स्क्वायर के नीचे जो बंकर है, कम्युनिटी बंकर है, हम जब वहाँ गए हैं तो पानी की टंकियाँ, वाटर क्लोजेट्स, वॉशरूम्स एंड ऑल, सबका इंतजाम अंदर कि लंबे तक समय तक आप रखिए। हाँ। बच्चों के खिलौने का ढेर, और कुछ ऐसे ऐसे वो बेड, प्रॉपर बेड लगे हुए हैं कि लोग बस गए हैं आके, सॉर्ट ऑफ ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। बच्चों की किताबें, एजुकेशन स्कूल बंद है, तो ये आपने 21 दिन में देखा कि वहाँ स्कूल बंद है। इंस्टीट्यूशन बंद है। स्कूल पे अटैक भी देखा हमने, रेशिया स्कूल पर लेजॉन भी में अटैक। स्कूल पर अटैक हुआ, उस समय और वो बच्चे थे किंडरगार्टन वहाँ? स्कूल था, वो बच्चे बच्चे नहीं नहीं थे, थे। स्कूल बंद है ना। स्कूल बंद है। ईरान में तो हुआ, वहां बच्चे चले गए। हाँ, ईरान वाली घटना वो इजराइल भी में बहुत ये लोग लकी थे। इतनी लड़कियों की आपने देखी वो कफन वाली तस्वीर ओहो। ईरान से जो आई, हम्म। उसने सबको हिला कर हिला रख दिया। युद्ध की विभीषिका। युद्ध की विभीषिका, सच बात। वो बच्चों का कह सकते हैं ना, जो निर्दोष मासूम अरे बच्चों का कोई कसूर नहीं। ये ऐसे इजराइल में ही बात कर लें या ईरान के में, ये निर्दोष मुझे लोग। हंसी यूं आई कि मैंने दो भाव ऐसे देखे, हमने इस पे पहले बात की हुई है। एक बिल्डिंग है, मिसाइल आके गिरी है, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की जो बालकनी है वो नीचे गिर चुकी है, थर्ड फ्लोर की बालकनी लटकी हुई है, और पुलिस ने जो है एक अपना वो लगा दिया है कॉर्डन, और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट और पुलिस, मतलब वहाँ भी मल्टी लेयर्ड पुलिसिंग है कि मतलब आईडीएफ वाले अलग आते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल फोर्सेस वाले अलग आते हैं, और लोकल पुलिस वाले अलग आते हैं, मतलब मल्टी लेयर्ड वो है, हेल्थ सर्विसेज वाले अलग आते हैं। तो हमने अपना पूरा दिन वो कर लिया, चीज़ें देखी हमने, वहाँ जानवरों के व्यवहार पे भी हम और सचिन डिस्कस कर रहे थे आपस में, यार ये जानवरों की हालत देखो, कोई खींच रहा है, कोई भाग रहा है। एक प्यारी सी बच्ची फ्रॉक में, छोटी सी बच्ची, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, और एकदम मस्त है वो, क्योंकि भीड़ दिख रही है उसको, वो खेल रही है। और वहीं जब हम नीचे से ऊपर ऐसे हम देखना शुरू करते हैं तो दो लंबे माता पिता, और उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए। तो आप सोचिए कि मेरे लेफ्ट साइड मेरे पूरा डिस्ट्रक्शन का नज़ारा है, फिर जब मैं आता हूँ भीड़ में, वो दो माँ बाप मुझे दिख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर वो बच्ची दिख रही है फ्रॉक में, और मस्त है एकदम, वो प्यारी सी बच्ची बेखबर है उसको कि देख करके, हाँ, जैसे मेरे सर से जो विचारों का एक भंडार भरा हुआ था, या जिसने उड़ा हुआ था, मुझे बादल की तरह छाए हुए थे, वो सब बह गए एकदम से, सट से उस बच्ची को देख के। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा माँ बाप तो बहुत परेशान है, और एक बच्ची है जिसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बच्ची मासूम है, बेखबर है कि जंग चल रही है अभी। मेरे दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि इस मिसाइल को थोड़ी पता है कि किसको मार रही है, चाहे वो ईरान में मारे हो, चाहे इजराइल में मारे हो, या चाहे जो इर्द गिर्द का मिडिल ईस्ट का इलाका है, किसको मार रही है वो। मिसाइल एक बार फायर हुई तो वो डिस्ट्रक्शन ही फैलाएगी। मिसाइल को बस पता दे दिया जाता है। युद्ध तो जो है डिस्ट्रक्शन ही करेगा। वो किसके लिए, मतलब क्या होगा, अभी मान लीजिए ना, ऊँट किस करवट बदलेगा, किसी को अंदाजा नहीं है ना। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, मतलब गजब चल रहा है। तो मयंक जी, आप जो वॉर रिपोर्टिंग की आपने वहाँ पर, ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है, जो मेरा भी लंबा अनुभव है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का। वॉर रिपोर्टिंग मतलब जब आप थे वहाँ पे, आपको एक फियर भी हुआ होगा कि कहीं मेरे ऊपर ना कोई मिसाइल का कोई टुकड़ा गिर जाए, या मेरी जान को खतरा ना हो जाए। उसमें उस फियर के साथ साथ अपना जो आपका जो कर्तव्य है, जो पत्रकारिता का आपका कर्तव्य था, उसको भी निभाना है आपको। ये कैसे किया आपने? मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं, क्योंकि इसमें बड़ी इमोशंस भी है ना। एक परिवार है, और उस परिवार का मैं सदस्य हूँ, बड़ा हूँ मैं, जिम्मेदारियां हैं, निर्णय वाला सदस्य हूँ मैं। वो परिवार भी मल्टीपल मीडिया देख रहा है। अब यहाँ मीडिया की जिम्मेदारी सुनिएगा इस चीज को, कि हम एक जिम्मेदारी लेके गए हैं, और जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, क्या वो जो मेरा परिवार है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, कनेक्ट बिल्कुल सही बात। अगर मेरा परिवार विजुअल्स देख रहा है और उनको लगता है कि वहाँ क्या हाल होगा, मैं चेक कर लूँ, ये मेरे पिताजी तो, या मेरे जो हस्बैंड है, मेरे भाई हैं, मेरे बेटा है, वो फला तरीके से चीजें को बोलता है, तो और भी चीजें देख लें। कोई हिंदी में देख रहा है, कोई इंग्लिश में देख रहा है ना, देख रहे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही थी। घर से हमारे डांट पड़ती थी कि क्या तरीका है, तुम कुछ और दिखाते हो, कुछ लोग कुछ और दिखा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, अब वहां थोड़ा आपको मतलब लगता है ना कि उनको, एक तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उनके अंदर और वो डर फैल जाए,
भाई वो आपको उस दूर डर है। को कम करना है। आप इस पूरी दूरी को दिखाने के लिए कहते हैं ना 7 समुंदर पार हैं आप तो इतनी दूर हैं। और आप अगर कोई ऐसी चीज ना बोल दें कि जो परिवार और डर जाए, वो पहले डरा हुआ है, उसने अपना निर्णय ले लिया है कुछ चीजों को देख करके, और आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो मान जाएगा, हाँ देखा हम सोच रहे थे ऐसा ही है। तो हमने कहा कि देखिए आप जो मुझे दिख रहा है वो ये मेरा तरीका है बोलने का, और ये मैं चीजें दिखा रहा हूँ, आप उसको समझिए। बोले नहीं नहीं कुछ लोग तो और दिखा रहे हैं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल मत देखिए। ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए। ठीक बात है। ये पहली जिम्मेदारी। सेकंड जिम्मेदारी फैमिली का, घर में क्या क्या चीजें हैं। स्कूल है, अच्छी चीज ये है कि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए एकल परिवार है, अगर पत्नी अकेली है तो क्या है स्थिति है। ये सब चीजें हैं। अब डिफिकल्टी वहां, जमीन की डिफिकल्टी अभी नहीं बता रहा हूं आपको, जो इमोशनल प्रॉब्लम थी उसको बता रहा हूं अभी आपको मैं, जो खिंचाव है कि आपको वो सब भी चीजें बैलेंस करनी है। उसके बाद नई जगह, नई भाषा, पूरा सब कुछ नया, और आपको जाना उसी इलाके में जहां मिसाइल फटी है। तो आपको जो एजेंसीज हैं, लीगल एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, डिफेंस एजेंसीज, सबके सामने आपको गुजरना है और आपको दिखाना है। एजेंसी का काम है आपके ऊपर सवाल करना। यूनिफॉर्म फोर्सेस का नेचर है कि वो आपसे सवाल करते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ की फोर्सेस क्यों जा रोकती रहे थी हैं? आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोकती थी वो। तो रिपोर्टिंग करने से भी रोका जाता था आपको, विजुअल कोई कवर करने से? जब तक वो आपको पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर लेते थे वो रोकते थे। जब आपको एक बार वेरीफाई कर ले, जीपीओ कार्ड बहुत मदद किया उसमें, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद आपको एक जगह निर्धारित कर दी जाती थी, आप वहां जाइए, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखानी, कहीं ऐसा तो नहीं छुपा रखा हो। जैसे दिमोना तो हमने बताया, अराद जो इलाका है वहां माना यह गया कि लगभग 200 लोग घायल हुए एक अटैक में। अच्छा। और हम जब उन घरों की तस्वीर हमने यहाँ दिखाई है, तो जैसे कोई होता नहीं कि जैसे हथौड़ा लेकर लोगों ने क्या किया, पूरा लाइन से घरों, अपने यहाँ कॉलोनी वर्ड यूज होता है, हम सब सरकारी जो जगहों पे रहे हैं उनको कहते हैं कि कॉलोनियों में रहते थे आप, वो तो एक तरह के घर बने होते हैं, वो घर ऑलमोस्ट कॉलोनी टाइप थे, और लोग बताते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के घर थे। ईरान ने वहां मिसाइल गिराई थी और हमें बहुत देर तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे। अब आपके बात ये बोलते हैं कि लोगों ने वहां ये बोला कि तल अवीव में वो लोग रहते हैं जो उनसे नाराज हैं नेतन्याहू से, अराद और उस इलाके में वो लोग रहते हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं। अब आप राजनीतिक तौर पर समझिए ना कि कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सपोर्ट है। तो ये मिसाइलें वहां गिरी जो जहां ईरान के मतलब विरोधी थे? नहीं, मतलब नहीं, ईरान के विरोधी हैं, वो तो ही है। हाँ। ईरान के विरोधी तो ही है। तो वहीं ये तो मिसाइलें गिरती राजनीतिक थी। तौर पर, हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर जो इजराइल है वो तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है, और हबीमा स्क्वायर एक ऐसा था जहाँ की प्रोसेशन हुआ, नो वॉर प्रोसेशन। और जब हम लोगों ने बात की तो लोगों ने बड़ा मैच्योर जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लीडरशिप निर्णय ले रही है उसका अंत शांति नहीं है। मतलब लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं विल दे लीड टू पीस। उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम नो वॉर कह रहे हैं, वॉर को अभी बंद किया जाए। तो ये लोगों के मन में ये सवाल भी थे कि इजराइल ने ये युद्ध क्यों शुरू किया अमेरिका के साथ मिल करके? आप कह रहे हैं कि लीडरशिप को लेकर कह रहे थे कि ये शांति की तरफ का रास्ता नहीं है। तो ये सवाल भी लोग उठा रहे थे उस प्रोसेशन में कि ये इजराइल ने बेवजह हमारे लोगों को इस युद्ध में क्यों घसीटा? वहाँ के चीफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली करीब एक हफ्ते पहले, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ फोर्सेस हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने ये बोला, हालांकि वो बड़ा मतलब बहुत लंबे दौर को लेकर के वो बात कर रहे थे, वहाँ पे कंस्क्रिप्शन है कि मतलब आपको कंपलसरी सर्विस देनी है मिलिट्री में, चाहे सपोर्ट हाउस में दे या कॉम्बैट हाउस में, जैसे भी दें आप, सब आपको सर्विसेज देनी है। तो मतलब उनका ये कहना है चीफ साहब का कि अब जो है धीरे धीरे फोर्सेस में कम लोग आ रहे हैं, संख्या में लोग, परिवार ये मान रहे हैं कि उनके बच्चे दूर जा रहे हैं, बट लोग नाराज भी हुए इस पे कि चीफ साहब ने ऐसा क्यों बोला। भाई एक और चीज नजर आप देखने को मिलता है, आप चाहे जॉर्डन से जाएं या इजिप्ट से जाएं, कहीं से बहुत सारे इजरायली जो बाहर रहते हैं वो अपने देश में कन्वर्ज कर जाते हैं, जैसे कोई युद्ध की परिस्थिति बनती है या डिफिकल्टी, वो आ जाते हैं, वापस आते हैं उस सर्विस देने। ये हमने 2023 में भी देखा था जब हमास का इस बार अटैक भी हुआ हुआ। था। हम जिस वायुयान में गए थे उसमें भी ऐसे लोग थे बहुत सारे जो वापस आ रहे थे सर्विस को।
But सर्विस देने के लिए, सर्विस देने के लिए, आर्मी में सर्विस, आर्मी सर्विस, वहाँ पे रिजर्व का वो कॉन्सेप्ट है। मतलब जो परमानेंटली सर्विस कर रहे हैं उनकी संख्या छोटी होती है, लेकिन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है कि जब जरूरत होगी उस आवश्यकता अनुसार आपको आना है और आपको अपने असलहे आपको उस तरह से बांट दिए जाएंगे, जिस सर्विस के होंगे आपको वहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा, ड्यूटी पोजीशन कर दिया जाएगा। बट आपका सवाल ये था कि जो ईरान है वो बता के उसने भी हमला किया था दिमोना पे। इंटेलिजेंस की बात अगर आप करें तो ईरान को भी एहसास था, इजराइल और यूएस ने तो इंटेलिजेंस बाकायदा खूब बटोरी ही और अपने जो मिशंस हैं उसको उस हिसाब से डाला है। ईरान के पास भी बाकायदा इंटेलिजेंस थी, तो वो चीज़ों को चुन चुन के वो भी हिट कर रहे थे। और तेल अवीव एक तरह से केंद्र इसलिए बना क्योंकि वो कैपिटल सिटी है वहाँ का। हाँ, देश की राजधानी पर ज्यादा नुकसान कर दो तो उसका एक मैसेजिंग तो होता है, पॉलिटिकल मैसेज है, मैसेज है, बहुत हाँ, तगड़ा। हाँ। एक और चीज नोटिस करिए आप उसमें कि सायरन मिसाइल रात में तो उसका एक अलग नजारा होता है कि मतलब जब फ्लैश होगा तो चारों ओर आएगा उसकी रोशनी। और एक चीज जो जहन में बार बार वापस आती है, ये चीज एग्जांपल, हम जॉर्डन एयरपोर्ट पे बैठे हैं और हमारे भारतीय मूल के बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, हमारे जस्ट बगल में एक महिला आके बैठी हैं, तभी क्या होता है जो ट्रॉली होती है वो कोई ले जा रहा था वो पलट गई, धाड़ से आवाज आई, वो महिला एकदम सकपका गई और वो डिफेंसिव हो गई है। हमें उसने देखा, मतलब थोड़ा सा वो बेचारी एम्बैरेस हुई कि ऐसा उन्होंने, बट वो नेचुरल रिएक्शन था उनका, ऐसा नहीं था वो कि डर गई होंगी कहीं कोई यहाँ हमला तो नहीं हो गया। इम्पल्सिव एक्शन, वो आवाज जो आई, बिकॉज जो साइकोलॉजिकली वो अट्यून हो गई हैं रिएक्ट करने के लिए कि मुझे भाग के सुरक्षा वाले, तो खट से वो मतलब अपने आप उन्होंने वो किया। फिर उन्होंने अब आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऐसे करके उन्होंने बेचारी वो डिफेंसिव हुई। तो एक ट्रॉमा लोगों की ट्रॉमा है, बिल्कुल स्ट्रेस में है लोग वहाँ पे, हर वक्त मिसाइल की गिरने की खबरें, सायरन की आवाज लोगों को बहुत डिस्टर्ब वो जो सायरन है ना मेरे दिमाग में भी एम्बेडेड है। वो अजीब तरीके से लगता है कभी कभी कि वो चल रहा है, उसका एक टिपिकल वॉइस है, उसकी आवाज है उसकी। और दो तीन चीजें कि जो गिरा बम, वो बिल्डिंग हिली आपकी, या अगर बिल्डिंग नहीं हिली तो खिड़की शीशा हिला आपका, पर्दा हिला आपका, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, चाहे वो साउंड का प्रेशर हो, वेव्स का प्रेशर हो, आवाज, मतलब वो क्रिएट होता है और आपके आके जहन में आपको हिलाता है। तो आप जिस होटल में ठहरे थे वहाँ की भी महसूस हुआ आपको इस तरह? बिल्कुल महसूस होता था वहां भी। जहां जा रहे हैं ना, 2-3 रातें तो ऐसी थी कि जैसे लगता था कि आज तो बचना नहीं है कुछ भी। जैसे मतलब उसको फिर समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग करूंगा, लड़ियां होती है ना अपने यहाँ जलाई जाती है कि लंबी सी लड़ी लगा दी और टक 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 वो करके कई मिनटों जलती है, बहुत देर तक यहाँ मिसाइलें जैसे लड़ी जल रही थी। ऐसा जहन में हुआ कि अब क्या होगा। ये सवाल तो मुझे लगता है इजराइल के हर नागरिक के मन में होगा कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। बाप रे, हम बच के निकल आए हैं या जैसे भी हम आ गए हैं सुरक्षित हैं, तो हम इस कहानी को आपके सामने अपने लोगों को बताने के लिए भी उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि मतलब हम उस डर को एक हंसी के भाव से निकल रही है अभी, क्योंकि हम बच गए हैं। हाँ, आप डरे हुए हैं शायद इसलिए मे बी हंस हंस के बता रहे हैं। मे बी ये डर का एक रूप होता है ये। क्या पता बात करने ज्यादा इजी हो जाएगी। सही बात। मयंक जी तो अनुभवों का कह सकते हैं खजाना बन गए हैं अभी, इतने बातें हैं, इतने किस्से हैं इनके पास, ऑब्जर्वेशन का मसला है ना। एज ए रिपोर्टर तो आपका जिम्मेदारी यही है कि आपको ऑब्जर्व करना है। और जो आंखें हैं, जो चेहरे हैं, जो भाव हैं, जो गुस्से थे लोगों के, कि उनको भी मौका मिल जाए, हम स्पॉन्ज बन जाते हैं हम ही। और हमारे सचिन, हाँ, तो उनके गुस्से को आपने आवाज तो दी ना अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, दुनिया ने देखा तो उस गुस्से को। सबसे खुशी की बात प्रतिभा, जो हमारे रिस्पॉन्सेज आए हैं टाइम्स नाउ को लेकर के, उसने सबसे ज्यादा खुशी दी है। ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस को लेकर के जो हमारे रिस्पॉन्सेज हम लोग को मिले हैं, वो हमने एक जिम्मेदार, आपने एक निभाई जिम्मेदार चैनल का हिस्सा होते हुए जो एक भूमिका निभाई कि हम कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे, जो हो रहा था वही दिखा रहे थे। इसमें भूमिका सचिन जो है हमारे कैमरा पर्सन का, वो जो दिख मैं रहा हूं पर दिखा सचिन रहा है। अगर मैं डरा हूं तो सचिन है उस चीज को, डर को दूर करने के लिए ये टीम, हमारे यहाँ निर्णय लिया गया था कि कैमरा वाले भी जाएंगे और रिपोर्टर भी जाएंगे। और उस निर्णय का ये फायदा था कि पुश करने के लिए वहां 2 लोग थे,
बांटने के लिए दो लोग थे, डर को बांटने के लिए दो लोग थे वहां पे, तो बट जा रहा था। आपका दर्द तो बट रहा है यहाँ पर, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ कि जो ईरान में जो हो रहा है, या जो पलटवार इजराइल पर हो रहा है, या कहीं भी मिसाइलें कहीं भी गिर हो रही हैं, उसका दर्द, वहां के लोगों का दर्द कौन बांटेगा? ये एक तो बड़ा ठहर गया है। ठहर गया, ये बड़ा सवाल है कि ये दर्द जो उनको मिल रहा है, ये जो पीड़ा है, ये जो विभीषिका है युद्ध की गांठें गांठें, ये सालों तक, मुझे लगता है कि ये एक नाइटमेयर है कि आपको मैं आपकी बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप डिस्कस कर रही थी साइकोलॉजिकल इफेक्ट का, याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने हाँ। कहा था कि वक्त तो अभी चल रहा है ना, जब वक्त ठहरेगा युद्ध का, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स पता चलेंगे। अभी तो लोग जान बचाने में लगे हुए हैं। कहीं भी, इजराइल, ईरान, कहीं भी, कहीं भी, मिडिल ईस्ट तो पूरा वो बना हुआ है ना, केंद्र बन गया पूरे एक्टिविटी का, वहां भी आने वाला वक्त देखिएगा। मन तो हो रहा है कि मैं मयंक जी से लंबी बातचीत करती रहूं, लेकिन एक समय सीमा है और इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे खत्म करने का समय आ गया है। मयंक जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बता रहे थे कि आप फिर से शायद युद्ध यदि नहीं थमता है तो आप फिर से ईरान या इजराइल कहीं का दौरा करेंगे, तो हम मयंक जी को फिर से लेके आएंगे दर्शकों के सामने, ताकि वो अपने अनुभव शेयर कर सके। वैसे हम कामना तो यही करते हैं कि यह जंग इस वक्त ही, इस समय ही रुक जाए। तो देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारे साथ।